आई एम दीपक माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज मैं आपको इस ई लेक्चर में हमारे जो थर्ड ईयर के जो प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखेंगे, कौन कौन सी गाइडलाइंस, कौन कौन से ड्राफ्ट्स उसमें ज़रूरत होगी, उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट का जो कार्य कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, क्या क्या पावर की रिक्वायरमेंट्स होगी, कौन सी हम टेक्नोलॉजी जो है वो इस प्रोजेक्ट को बनाने में काम में ले रहे हैं। इन सभी का जो बेसिक आइडिया है वो हमको पहले से ही, और इन सभी का इससे जो रिलेटेड जो मटेरियल्स है हमारे सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में हमारे पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद रिटर्न रिपोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग सेक्शन। रिटर्न रिपोर्ट में ये सेक्शंस हम कवर करेंगे। टोटल जो 16 पॉइंट्स है इनको हम कवर करके हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को है उसको हम लिखेंगे, बनाएंगे। सबसे पहला है हमारा टाइटल पेज, जिसको कि हम कवर पेज भी कहते हैं। इस पेज पर कोई भी पेज नंबर अंकित नहीं होगा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ होगा, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ होगा, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ होगा, अपना कोर्स का नाम जो डिप्लोमा है वो लिखा होगा, अपनी ब्रांच लिखी हुई होगी, और ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखे हुए होंगे, उनके रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जैसी भी स्थिति हो, अवेलेबल हो, वो लिखे हुए होंगे। इंस्टीट्यूट का लोगो होगा, और आपके जो गाइड इंचार्ज का जो नाम है वो, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो, और कौन से सेशन के लिए आप ये प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें इसमें टाइटल पेज में और कवर पेज में प्रदर्शित की जाएगी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी की स्लाइड में आपको ये कवर पेज किस तरह का होगा वो बता रहा हूँ। ये इस तरह से होगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, यहाँ आप लिख देंगे अपना टाइटल का नाम, उसके बाद सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिप्लोमा, डिप्लोमा इन ब्रांच लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम BTER जोधपुर। फिर ये लोगो, यहाँ मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने जोधपुर का जो लोगो है वो इंटरनेट में सभी इंस्टीट्यूट के लोगो अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद गाइड का नाम, सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स का नाम, और सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइबर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, और उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस। और ये इस तरह का जो कवरिंग पेज जो है अपना है, जो अपना टाइटल पेज है, उसका ये फॉर्मेट करीब करीब ऐसा होगा, आपको ऐसा ही बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो होगा ये एक ही पन्ने का होगा, टाइटल पेज भी एक ही पन्ने का होगा। ये डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक सर्टिफिकेशन देना है कि हमने ये प्रोजेक्ट का काम किया है। और whenever we have used materials such as data, theoretical analysis, figures, software and text from the other sources, जो भी हमने ये अदर सोर्सेज से जो मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए हैं, हमने उनको ड्यू रेस्पेक्ट दिया है, और उसको जो रिपोर्ट में उनका जो है वो टेक्स्ट में हमने उनका गिविंग देयर डिटेल्स हमने उनको दी है, और रेफरेंसेस में भी उन डिटेल्स को हमने लिखा है। फर्दर वी हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट्स ऑनर्स ऑफ द सोर्स व्हेनेवर इज नेसेसरी, और जहाँ जहाँ से भी हमने ज़रूरत थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो जो मटेरियल्स काम में लिया उन लोगों से परमिशन लेके ही, और उनके रेफरेंसेस में उन लोगों को बिल्कुल उन रेफरेंसेस का जो है टाइटल जो है वो अंकित करते हुए और उनको ड्यू रेस्पेक्ट देते हुए हमने ये काम पूरा किया है। फिर उसके बाद जो आपके नाम और सिग्नेचर हैं स्टूडेंट्स के, जो ग्रुप में आपने काम किया है वो यहाँ पे आप लिखेंगे और अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद अप्रूवल फ्रॉम गाइड और HOD, चूँकि अभी कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन के कारण जो हम लॉकडाउन में ये कार्य घर पर ही कर रहे हैं, तो इसलिए जो टाइटल की जो अप्रूवल है मैं आप लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे डिस्कशन होने के बाद ही मैं आपको दे ही रहा हूँ। उसके अलावा भी जो आपका वो जो डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट्स का जो पेज होगा उस पर गाइड या HOD जो भी स्थिति, जैसे भी स्थिति होगी, हम उसको अप्रूव्ड लिख के और साइन करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट का पेज। एक्नॉलेजमेंट में ये होता है कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन से हेल्प ली है, किन्होंने आपकी हेल्प की है, तो आप उनको अपनी ओर से थैंक्स देवें। द एक्नॉलेजमेंट पेज depicts the gratitude, respect and thankfulness of the students towards the guide people who helped him or her in pursuing the project successfully and ensured successful completion and implementation of the project। इसमें आप अपने क्लासमेट्स को भी थैंक्स दे सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी थैंक्स दे सकते हैं,
दूसरे किसी अन्य अदर जो पीपल है जिन्होंने आपको इसमें गाइड किया है प्रोजेक्ट को वर्किंग प्रोजेक्ट बनाने में, और अन्य कोई और भी प्रोजेक्ट के मटेरियल के संबंधी आपको हेल्प की है, तो आप उन सभी को अपना जो है वो थैंक्स उसमें आप दे सकते हैं। इसका एक प्रारूप भी मैंने यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज का एक सैंपल के तौर पे यहाँ बताया। ये लैंग्वेजेस भी आप काम में ले सकते हैं, दूसरी भी कोई एक सिंपल लैंग्वेज आप काम में लिखे और उन सभी पीपल्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, क्लास फेलोज का, दूसरी ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और अपने इवन फैमिली मेम्बर्स को भी आप थैंक यू जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट्स ए वेरी कोइंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव फॉर्मेट कवरिंग मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ द प्रोजेक्ट। अपना ऑब्जेक्ट क्या था इस प्रोजेक्ट को बनाने का, एम क्या था, हमारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या थी, प्रोसेसेस हमने कौन से काम में लिए, मेथड कौन सा यूज किया, इम्प्लीमेंट कैसे किया, ये सारा, और इसका ब्रीफ कंक्लूजन्स ऑफ 2 or 3 लाइंस टेकिंग अबाउट द रिजल्ट एंड स्कोप ऑफ द फ्यूचर। और इसका जो प्रोजेक्ट का फ्यूचर में क्या स्कोप है इसके बारे में हम लिखेंगे। करीब 250 से 350 वर्ड्स तक का ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये पूरा होना चाहिए। जहां तक संभव हो ये केवल एक ही पेज का हो। इसमें कोई भी फिगर या टेबल अगर आप नहीं बताएंगे, कोई अगर आपका स्पेसिफिक जो न्यूमेरिक रिजल्ट का जो कोई डेटा अगर आ रहा है तो वो आप उसमें लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स वेरी सिंपल, इसको हम साधारण भाषा में इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स हमें पता ही है किस तरह से बनाते हैं हम, सीरियल नंबर, कंटेंट्स और पेज नंबर। पेज नंबर लिख दो, उस पेज का कोई सब सेक्शन है तो चैप्टर का नाम लिखो पहले, फिर चैप्टर का नेम में उसका चैप्टर का कोई सब सेक्शन है या सब सेक्शन के बाद कोई उसकी हेडिंग्स है, तो ये सारा आप 1 by 1 उसको पेज नंबर को लिख के और कंटेंट्स को आप बना सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चैप्टर का नंबर होना चाहिए, चैप्टर का नाम होना चाहिए, सेक्शन नंबर होना चाहिए, सेक्शन की हेडिंग्स होनी चाहिए, सब सेक्शन नंबर्स होने चाहिए, और इस तरह से ये कौन कौन से जो आपने जो कंटेंट्स लिखे हैं ये किस किस पेज नंबर पर अवेलेबल है वो आप लिख सकते हैं कि ये 2 या 3 पेज पर हैं तो वो 2 या 3 पेज नंबर जो जहाँ से शुरू होते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो इंट्रोडक्शन है वो 4 नंबर पेज से लगा के 7 नंबर पेज तक है, तो आप इस तरह से ये इंडेक्स को, कंटेंट्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। ए लिस्ट ऑफ फिगर हेल्प्स द रीडर टू लोकेट डायग्राम, चार्ट, मैप्स, फोटोग्राफ्स इन द डॉक्यूमेंट्स एंड देयरफॉर इट शुड बी नंबर्ड अकॉर्डिंगली बाय द चैप्टर एंड पेज नंबर। इसमें भी आपको चैप्टर और पेज नंबर के हिसाब से आप लिस्ट आउट कर लें। फिगर्स आर कैटेगराइज्ड एज आइदर ग्राफ्स और ड्राइंग्स। ग्राफ शुड फॉलो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। ग्राफ्स जो है वो सारे इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, कोई एक्सेल के जो डिफॉल्ट ग्राफ्स वगैरह वो नहीं होने चाहिए। और बैकग्राउंड शुड बी वाइट नॉट शेडेड। बैकग्राउंड जो है जो फिगर्स का वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए। और स्टाइल शुड बी सिंपल स्टाइल का होना चाहिए। और स्टाइल से क्या मतलब, आप इसको देख लें कि ये उसी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग का होना चाहिए जो कि टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है। बिलो एवरी फिगर, हर एक फिगर के नीचे और ग्राफ के नीचे शुड बी एक कैप्शन लिखा होगा दैट कोइंसाइडली डिस्क्राइब्स व्हाट इज शोन, जो ये पूरा शो कर देगा कि ये आपने किस चीज के बारे में, ये ग्राफ या मैप या डायग्राम, क्या ये चार्ट जो है वो बनाया है। उसके बाद आती है लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो टेबल शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड विथ अनशेडेड बैकग्राउंड्स, बहुत ही सही तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, अनशेडेड उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। ए स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज ए गाइड टू गुड टेबल कंपोजिशन। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक से ही जो टेबल है वो ली हुई हो, उसी कंपोजिशन में आप टेबल को बनाएंगे। टेबल शुड बी नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली एंड अबाउट ईच टेबल शुड बी ए कैप्शन। टेबल के तो ऊपर लिखेंगे कैप्शन कि ये किससे रिलेटेड टेबल है, और फिगर के बॉटम में लिखेंगे कैप्शन कि ये किससे रिलेटेड फिगर है। ये इन दोनों में, लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल्स में, यही एक मेजर डिफरेंस है जो आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ध्यान रखें। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ सिंबल्स, यहाँ तो मैंने आपको सिंबल्स ही बताए लेकिन आप उसको लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। ABCD से लगा के ट्रांजिस्टर के सिंबल्स हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, DC वोल्टेज, AC सोर्स, फैट, नैंड गेट, कोई भी आप अगर डिजिटल का जो सिंबल है, जो भी सिंबल्स आपने इसमें प्रोजेक्ट के जो वर्क को डिजाइन करने में जो सिंबल्स अगर काम में लिए तो आप वो उन सिंबल्स को यहाँ लिस्ट आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन।
एब्रीवेशंस में भी आप टेक्निकल जो हमारी टर्म्स होती है, जैसे FDM है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, EHT है एक्स्ट्रा हाई टेंशन है, PCB है तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो इसके बारे में ये इसकी भी एक आप लिस्ट आउट बना सकते हैं पूरा जो जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये एब्रीवेशंस काम में लिए हैं. It is not necessary to indicate page numbers for symbols and abbreviation used in the document. सिंबल्स के लिए और जो एब्रीवेशंस के लिए जो आपने पेजेस जो बनाए हैं उन पे कोई पेज नंबर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है. उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन. यहां से हम पेज नंबर हमारा लगाना जो है वो शुरू करेंगे. द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट नीड टू हैव एन इंट्रोडक्शन. हियर वी विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड इन्फॉर्म द रीडर व्हाई द रिपोर्ट इज बीइंग मेड. यहां हम इंट्रोडक्शन देते हुए ये बताएंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट का जो काम है ये क्यों हमने इसको बनाने के लिए लिया है. द इंट्रोडक्शन शुड प्रोवाइड ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पोज्ड बाय द प्रोजेक्ट एंड व्हाई द प्रॉब्लम इज ऑफ द इंटरेस्ट. It should reflect the scenario if available. If needed, the introduction also need to present background information so that the reader can understand the significance of the problem. तो आप ये इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाना उचित समझा उसके बारे में एक ब्रीफली आप यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद ये आता है फिर नेक्स्ट 11th पॉइंट है वो बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड चैप्टर्स. अब हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये मेन बॉडी है. अब इसमें मेन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे काम शुरू हो रहा है. इसमें आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 और जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आप वो चैप्टर्स को आप यहाँ पे 1 by 1 लिखेंगे. द मेन बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट शुड कंप्राइज सेवरल चैप्टर्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग टाइटल्स एंड ईच पेज विद इन दीज चैप्टर्स मस्ट बी नंबर्ड. सारे पेज नंबर इन सभी पे अंकित होने चाहिए इन न्यूमेरिकल. The usual way of presenting these chapters is given below. चैप्टर नंबर 1 में आप इंट्रोडक्शन लें, थोड़ी उसकी आउटलाइन लिखें. चैप्टर नंबर 2 में इट इवेल्युएट्स द करंट वर्क विद द प्रीवियस वर्क. यदि पहले इस पे प्रोजेक्ट पे काम हो रखा है तो उसको इससे कंपेयर कराते हुए और इसमें आपने क्या इंप्रूवमेंट वगैरह किया है, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस है वगैरह, वो आप सारा चैप्टर नंबर 2 में लिख सकते हैं. सिमिलरली चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जैसी जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से These chapters describes the overall in the depth information about the project. अब हमारा मेन प्रोजेक्ट का जो काम है वो इन्हीं चैप्टर्स में समाहित है, समावेश है, इंक्लूडेड है. These chapters also involve the basic theoretical information. आपकी जो बेसिक theoretical information क्या है about each and every component and aspects of the projects. सच एज आपका जो सर्किट डायग्राम है, आपने जो सिमुलेशन वर्क किया है, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, आपने कोई मॉडलिंग जो इसमें प्रोजेक्ट को बनाने में काम में ली है, आपका कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, आपकी कोई कैलकुलेशन है, आपके जो रिजल्ट आपने जो गेन किया है और उसके पूरे के बारे में ये सारा अपना मेन पार्ट जो अपना प्रोजेक्ट का है वो ये चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जैसा जैसा आपको जरूरत लगे उसके हिसाब से आप इनको नंबरिंग करके चैप्टर्स को और ये सारी चीजें इसमें आप कवर कर सकते हैं. द एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. आप यहाँ पे कोई पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स भी बना सकते हैं, विजिबल ग्राफ्स भी बना सकते हैं, इमेजेस भी बना सकते हैं, फोटो, अदर रिप्रेजेंटेशन एंड डेपिक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद द सिमुलेशन रिजल्ट विद ए गुड रेजोल्यूशन एंड क्लियरिटी. इन सभी चैप्टर में इन चीजों का जो मैंने आपको भी बताया, इन सभी चीजों का समावेश होना आवश्यक है ताकि हम बता सकें कि हमारा प्रोजेक्ट में क्या सर्किट था, हमने उसको किस तरह से चलाया, किस तरह से उसको वर्किंग की, किस तरह से उसकी प्रोग्राम की. अगर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है तो प्रोग्रामिंग का पार्ट बताएं, ऑर्डिनो बेस्ड है तो आपने किस तरह से उसका इंटरफेसिंग किया है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी. उसके बाद आता है 12 पॉइंट एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड डिस्कशन. The result section is dedicated to presenting the actual results, that is measured and calculated quantities. The result should be summarized using appropriate table और रिजल्ट को आप टेबल या फिगर के सहायता से भी आप उसको समराइज कर सकते हैं. The discussion interprets the result in light of project's objectives. The most important goal of the discussion section is to interpret the result so that the reader is informed of the insight or answer that the result provided. The discussion should also present an evaluation of the particular approach taken by the group. For example, based on the results, how could the experiment procedure be improved? किस तरह से हम डिस्कस करके इसको हम थोड़ा सा किस तरह से एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. इन सभी चीज़ों को पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ये वाला जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट और डिस्कशन का जो है पॉइंट है वो आप उस अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. The conclusion and recommendation part summarize the whole report by highlighting all the chapters
and their significance and the importance of the project and about the achievements. The recommendations are interlinked with the conclusion. अब पूरे प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पे कंक्लूड करना है, हाईलाइट करना है चैप्टर्स को और उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को. The conclusion should summarize the central points made in the discussion section, reinforcing for the reader the value and implication of the work. The conclusion should never contain surprise. Conclusion में कोई surprise वगैरह के word नहीं लिखने हैं. Therefore, any conclusion should be based on observation and data already discussed. Keep this section free of abbreviation. जहाँ तक संभव हो इस sections में हमारे कोई भी हम जो abbreviation जो हमने काम में लिए हैं वो इसमें न लिखें. और what recommendations can be drawn, क्या क्या हमारी सिफारिश हो सकती है इसको प्रोजेक्ट को और अच्छा करने के लिए, वो हम थोड़ा यहाँ पे बता सकते हैं. फ्यूचर स्कोप भी रिकमेंडेशन से इंटरलिंक्ड पॉइंट है, फिर भी आप इसको फ्यूचर स्कोप के टाइटल से अंकित करके और फिर आप लिखें इफ द रिजल्ट्स वर नॉट डेफिनेट स्पेसिफिक फ्यूचर वर्क दैट मे बी नीडेड कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब. अगर ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं आया है इस काम को करने के बाद भी तो आप उसमें बता सकते हैं कभी इसमें फ्यूचर में भी इसमें थोड़े बहुत काम की आवश्यकता है, वो आप यहाँ बता दें कि क्या काम एडिशनल वर्क फ्यूचर में भी नीडेड, कौन सा काम इसमें और कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा हो सकता है. तो वो आप बता सकते हैं. जैसे आप मिनी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आप बता सकते हैं इसमें पावर रिक्वायरमेंट और ये अगर एसेसरी को हम हायर रेटिंग्स के लिए और हायर जो मैकेनिकल आपने जो सिस्टम लगा रखे हैं उनको आप बढ़ा लेके और आगे और फ्यूचर वर्क भी हम इसमें कर सकते हैं जिसकी की आवश्यकता है. अगर है तो आप बता दें और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. Summary. The summary consists of the major points, conclusion and recommendation. It need to be short as it is in general overview of the report. ये हमारी रिपोर्ट का एक तरह से पूरा ओवरव्यू है. हालांकि ये पीछे 2-3 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया सारा इंटरलिंक्ड ही है, थोड़ा थोड़ा आप उनको लिख दें इन सभी में. Some people will read the summary and only skim the report, so make sure we include all the relevant information. सारी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है हमारी वो इस समरी में आ जाए तो अच्छा है. It would be best to write this when the report is finished, so we will include everything, even points that might be added at the last मिनट में भी यदि कोई पॉइंट ऐड करना रह गया हो अगर पहले तो हम इस समरी में इंक्लूड कर सकते हैं. तो बेटर है कि समरी को हम सबसे हमारा प्रोजेक्ट का जब काम पूरा हो जाए ये 14 पॉइंट तक हम पूरा हमारा काम कर लें उसके बाद ही हम ये समरी वाले पेज को लिखें. उसके बाद आता है रेफरेंसेस. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एज ए वेरी स्टैंडर्ड रिपोर्ट एंड देयरफॉर इट शुड फॉलो ऑल रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ गैदरिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन. हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदरिंग हुई उसके बारे में सारा ये इसमें सारे जो रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं हमारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए. ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. इन मैटर्स को कलेक्ट करने के लिए हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था, हमारा सोर्स क्या था, and that particular information must be referenced or cited according to the copyrights and other guidelines. The form of citation depends on the type of source being referenced and it is different for whole books, chapters in books, the articles published in a journal. किस तरह से हम references को लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं कि हमने ये रेफरेंसेस शुड बी नंबर्ड एंड लिस्टेड इन ऑर्डर दे वर साइटेड इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. जो पहले सेक्शन लिया है उसको उस रेफरेंस को पहले लिखें, जो चैप्टर में बाद में लिया है उसका सेकंड नंबर रेफरेंस, फिर थर्ड नंबर, और इस तरह से सीक्वेंस बनाएं. और ये आप एक एग्जांपल में आप जो भी आपने जनरल से लिया है, बुक से लिया है, कोई उस बुक का कोई चैप्टर है तो वो है तो उसका पूरा टाइटल उसका जो है कौन से पेज नंबर पे है और कौन से ईयर का वो पब्लिकेशन है वगैरह ये भी आप इसमें पूरा लिख के, और अगर इंटरनेट से लिया है तो कौन से साइट से लिया है तो वो सारा जो रेफरेंसेस में हमें ये यहाँ पे बिल्कुल इसको लिखना आवश्यक है ताकि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो रिपोर्ट है वो बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी उसी केस में. थैंक यू. तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बिल्कुल सॉफ्ट बाइंडिंग में आपको स्पाइरल बाइंडिंग करके A4 साइज की होनी चाहिए और स्पाइरल बाइंडिंग में आप इसको बाइंड करके और डिपार्टमेंट में आप इसको सबमिट करा सकते हैं. थैंक यू.